नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कानून इनसाइड में। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं चेक बाउंस के ऊपर। चेक बाउंस अगर हो जाए तो आप क्या करें, किस तरह आपका केस दर्ज होगा और किस तरह आप उस व्यक्ति को सजा दिला सकते हैं और अपना पैसा ले सकते हैं जिसने आपको फंसा दिया है, चेक दिया है और आपको अभी तक आपकी पेमेंट क्लियर नहीं हुई है। देखिए, व्यापार के अनुक्रम में और ऐसे साधारणतः चेक का मैटर सबसे ज्यादा देखा गया है। देश में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आज की डेट में आ रही है वो यही आ रही है कि हम जनरली किसी को चेक दे देते हैं, सामने वाला पेमेंट नहीं दिया तो ये हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है या और जो भी प्रकार की दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो किस तरह आप अपना पैसा को वसूल कर सकते हैं। देखिए, चेक बाउंस में दो प्रकार की चीजें होती हैं। जिस तरह से दो प्रकार के लोग होते हैं, एक चेक दिया और एक ने चेक लिया। तो आज मैं सबसे ज्यादा फायदे की बात उसके लिए करूंगा जिसने चेक लिया है पर उसको पैसा नहीं मिल पाया। जिसने चेक दिया है और उसको चेक बाउंस के मैटर में कैसे बचाव मिल सकता है, ये कहां कहां पे होगा, तो इस पर हम कभी और बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उस पे जिसने चेक लिया है और उसको उसकी पेमेंट क्लियर नहीं हो पा रही है, उसके फायदे के बारे में। देखिए, हमारा जो लॉ है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत है। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसे दिया गया है, जिसने चेक लिया है। हमारा लॉ ज्यादातर थोड़ा सा झुका हुआ है, जिसने चेक लिया है अगर उसकी पेमेंट क्लियर नहीं होती तो उसके पक्ष के बारे में ज्यादा बताया गया है। देखिए, सामान्य तौर पे ये कहा जाता है कि आखिर ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि इसका एक मान लीजिए सामान्य नियम है कि जब आप किसी को चेक देते हैं तो वो ऑर्डरिंग फॉर्म में होता है। ऑर्डरिंग फॉर्म क्या होता है, मतलब जैसे ऐ मेरे नौकर बैंक, मैं तुम्हें ये आदेश देता हूं कि तुम इतनी धनराशि से क्लियर कर दो। ये एक आदेशात्मक रूप से दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने एक तरीके से अपना पैसा उसको क्लियर कर दिया, ये माना जाता है, इसलिए ये ऑर्डरिंग फॉर्म में कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए, चेक की जो डिफिनीशन है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सेक्शन 6 में डिफाइन की गई है, जिसमें तीनों के बारे में बताया गया है, जिसको जो चेक देता है बैंक का और इसका भी जो चेक लेता है उसके बारे में। लेकिन हम आज बात करेंगे अगर ये डिसऑनर हो जाता है। देखिए, मैं चेक बाउंस कह रहा हूं क्योंकि सामान्यतः चेक बाउंस कहा जाता है, लेकिन लीगल लैंग्वेज में डिसऑनर शब्द का प्रयोग किया जाता है, अनादरण हो जाता है चेक का, ये कहा जाता है। तो मैं सामान्यतः शब्द को ही लेके चलता हूं। तो जहां पे जैसे चेक बाउंस होगा तो ये समझिए कि एनआई एक्ट का सेक्शन 138 से सेक्शन 142 ज्यादा स्पेसिफिक इसी चीज पे डील करता है। तो सेक्शन 138 क्या कहता है कि अगर आपने किसी से पेमेंट के लिए चेक लिया तो चेक को लेने के बाद उसकी डेट से 3 महीने के अंदर आप उस चेक को बैंक में लगाएंगे। अब या तो आपका पैसा क्लियर हो जाएगा या पैसा क्लियर नहीं होगा। अगर इन केस आपका चेक बाउंस हो जाता है, ठीक है, वो पेमेंट क्लियर नहीं होता, तब आपके पास 30 दिन का समय है। 30 दिन के अंदर आप क्या करेंगे, उसको एक नोटिस भेजेंगे कि भैया हमारी जो पेमेंट थी वो बाउंस हो गई है, चेक मेरा बाउंस हो गया है, पेमेंट क्लियर नहीं हो गया। ये आपको क्यों, उसको आप सूचना देंगे। हो सकता है वो एक ऑनेस्ट पर्सन हो, कई बार ऐसा हो सकता है उसके बैंक अकाउंट से उसने कुछ दिन पहले या ऊपर नीचे या उसके फैमिली वालों ने पैसा निकाल लिया हो। तो एक ऑनेस्ट पर्सन के नाते हम सबसे पहले उसको ये अप्रोच करेंगे, एक नोटिस भेजेंगे। ये मैंडेटरी है, ये हमें भेजना ही होगा। तो ये वकील के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये नोटिस उसको भेजा, 30 दिन के अंदर चेक बाउंस के बाद आपको नोटिस भेजना होगा। तो उसके बाद क्या होगा, 15 दिन के अंदर, इसमें क्या होगा, 15 दिन की समय अवधि होती है। अब 15 दिन के अंदर क्या होगा, या तो सामने वाला पक्षकार आपकी पेमेंट कर देगा या फिर पेमेंट नहीं करेगा। अगर वो आपके पेमेंट कर देता है तो ये मैटर यहीं पे क्लोज हो जाएगा। अब ये मैटर न्यायालय तक नहीं जाएगा और इसको ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चेक बाउंस 138 का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आपकी पेमेंट हो जाए। ये नहीं कि आप सामने वाले को परेशान करें, उसे केस करें, उसको क्रिमिनल मैटर में डालें, उसको सजा हो। तो ये नहीं है, क्योंकि इसकी लायबिलिटी क्रिमिनल लायबिलिटी के अंतर्गत आती है। तो अब क्या होगा, अगर उसने 15 दिन में पैसे नहीं दिए तो 16 डे से क्या होगा, यहां पे कॉज ऑफ इश्यू अराइज हो जाता है, वाद का कारण पैदा होगा कि अब आपके पास एक रीजन बन जाता है कि भाई इसने हमारा पैसा नहीं दिया, इसने ये किया है। अब यहां से आप क्या होगा, अब यहां से आप न्यायालय के पास जा सकते हैं। और न्यायालय के पास आप कैसे जाएंगे, देखिए
सेक्शन 142 एनआई एक्ट का ही ये बताता है कि इसमें क्या होगा, संज्ञान कैसे लिया जाएगा। इसमें संज्ञान चेक बाउंस के मैटर में केवल परिवाद के माध्यम से होता है और ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या एमएम द्वारा लिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, आप पुलिस के पास जाकर के ये केस दर्ज नहीं कराएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम डायरेक्ट वकील के माध्यम से न्यायालय में जाएंगे और वहां पे वो केस को दर्ज करेगा और प्राइमा फेसिया वहां पे अगर उसे लगता है तो इसमें एक नियम ये भी है, कुछ चीजों के माध्यम से बताया गया है कि अगर न्यायालय को लगता है प्राइमा फेसिया आपने ठीक ठाक वकील किया है, उसने ठीक ठाक बात को रख दिया है, तो पहली ही हेडिंग या दूसरी हेडिंग में यह भी हो सकता है कि आपको 20% का अमाउंट तुरंत दिला दिया जाए और बाकी केस पेंडिंग है तो वो भी चलेगा और उसके बाद निराकरण होगा ही जो होगा। आइए इसे एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति का नाम है रोहित और एक व्यक्ति का नाम है सत्यम। अब ये 10,000 रुपए का चेक का मैटर है, ठीक है ना। रोहित ने सत्यम को एक चेक इशू किया कि ये 10,000 का चेक है और ये आप पेमेंट ले लीजिएगा। अब क्या हुआ, जैसे ही सत्यम को चेक मिला 3 महीने के अंदर सत्यम ने चेक लगाया। चेक के बाद ये निष्कर्ष आता है कि अब यहां पे चेक डिसऑनर हो रहा है। अब डिसऑनर होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो सामान्यतः कुछ जैसे हो सकता है कि उनके अकाउंट में जो बैलेंस है वो पर्याप्त बैलेंस ना हो, या अब उनका खाता उस बैंक में ना हो, मतलब जब चेक दिया गया था तब था उनका अकाउंट और अब उन्होंने बंद करा लिया हो, या स्टॉप पेमेंट का कॉन्सेप्ट, उन्होंने बैंक को ये बोल दिया हो कि इस चेक की पेमेंट ना की जाए, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है कि यहां पे पेमेंट नहीं हो पाई, ठीक है। तो सत्यम को उनकी पेमेंट नहीं मिली। अब सत्यम ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो 30 दिन की अवधि के अंदर उन्होंने एक नोटिस भेजा रोहित जी को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब रोहित जी को लगता है कि हम यहीं पे सेटलमेंट कर लें, मैटर को खत्म कर दें, तो वो चाहें तो खत्म कर सकते हैं और वह उसकी पेमेंट करा देते हैं। अगर यहां पे वो पेमेंट नहीं कराते हैं तो 15 दिन के टाइम पीरियड नोटिस देने के बाद होगा। तो इस 15 दिन तक का टाइम पीरियड जब सर्व हो जाएगा तो 16वें दिन जो 16वें दिन होगा वहां पे वाद का कारण प्रस्तुत हो जाएगा, ठीक है। तो कॉज ऑफ एक्शन हो जाएगा, अराइज हो गया। अब क्या होगा, अब यहां पे वाद का कारण प्रस्तुत हो गया, तो अब ऐसी परिस्थिति में हम ये चीज को कोर्ट में लगाएंगे। अब कोर्ट में लगाएंगे तो हमारे पास क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए और क्या जरूरी है हमारे पास होना। तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए चेक बाउंस का, जो चेक हमने दिया था वो ओरिजिनल वाला होना चाहिए जो हमको बैंक से मिलता है। उसके साथ जब चेक वापस होगा तो बैंक हमें एक मेमो देता है, उस मेमो में रीजन लिखा रहता है कि ये चेक क्यों बाउंस हुआ है, तो हमारे पास ये चीज होना बहुत जरूरी है। अब आपने जो नोटिस भेजा है तो नोटिस आपका मैंडेटरी है, तो नोटिस आपको कैसे भेजना है, रजिस्टर भेजना है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजना है, तो उसको पोस्टल रिसिप्ट होगी आपके पास। ये 3 चीज बिल्कुल मैंडेटरी है जो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बात को लगा सकते हैं। अब जब हम वाद को लगाएंगे तो इसमें ओवरऑल क्या क्या हो सकता है, तो सेक्शन 138 के तहत इसमें 2 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है और जितने अमाउंट का चेक था, जैसे 10,000 के अमाउंट का था तो आपको 20,000 रुपए तक दिलवाया जा सकता है, ठीक है। इसमें सीधा दुगना पैसा भी मिल सकता है, ठीक है। इसीलिए कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि दुगना पैसा के लिए तो वो सेटलमेंट नहीं करते कई बार। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है जो समझना होगा कि जब हम स्टार्टिंग में ही चेक को लगाते हैं, या ऐसा होता है कि किसी ने इंटेंशनली आशय के साथ आपको इंटेंशनली जब स्टार्टिंग में चेक दिया था ना, तभी ये सोच के दिया था कि मैं इसकी पेमेंट क्लियर नहीं करूंगा, वो धोखा देने के माध्यम से, मतलब आपसे सामान ले लिया, चीजें ले लिया और उसके मन में पहले से ही ये धोखा था कि मैं इसकी पेमेंट क्लियर नहीं करूंगा, या मैंने गलत साइन कर दिया है, या चेक में ये इशू है वो इशू है, या मेरे उस अकाउंट में कभी पैसा ही नहीं रहता, और इंटेंशन उसका ये साबित हो जाता है न्यायालय में। और प्राइमा फेसी अगर उसका इंटेंशन ये साबित हो गया तो सेक्शन 420 जो आईपीसी का है, छल का अपराध बनता है, तो यहां पे वो केस भी इनके ऊपर, यो धारा भी लग सकती है, वो चार्ज भी लग सकता है। और अगर छल का चार्ज लग गया, 420 का चार्ज लग गया, तो ऐसी परिस्थिति में अब उनको सजा 7 साल तक की होगी इसके अंतर्गत। तो 7 साल तक की यहां है, 2 साल तक की है 138 में, मतलब टोटल 9 साल तक की सजा भी हो सकती है। अब वो तो न्यायालय का है कि उस मैटर को किस तरीके से ले। तो हमारे पास एक ये भी एक रिलीफ यहां पे उपलब्ध होता है। हम जो नोटिस भेजते हैं तो उसमें डिमांड नोटिस होना बहुत जरूरी है, मतलब उसमें आपकी क्लियर डिमांड होनी चाहिए कि भाई आप हमारी पेमेंट क्लियर कर दीजिए, ये मस्ट भी इंपॉर्टेंट है। एक केस है विनय देवन्ना नायक का, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यह भी कहा है कि अगर किसी में, जैसे हमने केस लगा दिया,
ठीक है। और जैसे अपन ने 15 दिन का वो टाइम पीरियड बीत गया, अब आपने केस लगा दिया 16वें दिन के बाद से, अब आपने केस लगाया, कुछ ही दिन बाद वो सामने वाला कहता है कि भाई मैं पेमेंट क्लियर करने के लिए तैयार हूं, तो ये समझिए ये एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है, मतलब आप इसमें आपस में मिलकर के समझौता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि आप आपस में समझौता कर लें तो ये मैटर वहां भी क्लियर हो सकता है, केस को आप वापस ले सकते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि इस केस में यह बताया गया है मेनली कि देखिए हमारा जो मेन उद्देश्य है चेक बाउंस का, वो ये नहीं है कि सामने वाले को सजा ही मिले, ये है कि आपको आपकी पेमेंट क्लियर हो जाए। तो अगर ऐसा होता है या आपको कहीं पे केस वापस लेना हो तो वो भी आप ले सकते हैं, ये कंपाउंडेबल है, ये इस बात में कहा गया। धन्यवाद, जय हिंद।